अच्छा, आज हमने बात करनी है किसकी? आज हमने बात करनी है सर्वाइकल प्लेक्सस की। यहाँ पे कुछ 2 4 5 चीज़ें जो ना बहुत बेसिक हैं जो हमें पहले आनी चाहिए। नंबर 1 वर्ड है सर्वाइकल, आपको पता है इट्स फॉर नेक, है ना? और प्लेक्सिस जो होती है इट्स फॉर कॉम्बिनेशन। प्लेक्सिस इज फॉर कॉम्बिनेशन। तो जब मैं कह रहा हूँ सर्वाइकल प्लेक्सिस तो इसका मतलब है कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है जो नेक के अंदर मौजूद है ना। और आपको पता है कि यूजुअली हम जब भी इस तरह के कोई प्लेक्सिस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट नर्व कॉम्बिनेशन, है ना? तो बहुत से नर्व्स होते हैं जिनके कॉम्बिनेशन होते हैं और वो हमारे पास जो है वो सारा काम अपना कर रहे होते हैं। अब हमने क्या करना है, पहले इसकी पोजीशन समझनी है कहाँ पर होगा, उसके बाद इसकी ब्रांचेस देखनी है। मेरे ख्याल में बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपको याद है, नाउ दिस इज योर जॉ लाइन, ये आपका रेमस ऑफ द मैंडिबल है, राइट? ये बॉडी ऑफ द मैंडिबल है और उसके साथ ये आपका जॉ लाइन चल रहा है। आपको याद है देयर इज अ मसल जो यहाँ से ऐसे पास हो रहा था और वो नीचे स्टर्नम तक और क्लैविकल तक जा रहा था, ये वाला। हाँ, दैट वाज योर स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड जो कि हमारा SCM हो गया। उसके बाद देयर इज अनदर मसल जो कि पीछे था इसके, दैट वाज ट्रेपेजियस। तो मैं इसको सिर्फ ट्रैप लिख देता हूँ। और स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड और ट्रेपेजियस के बीच में, है ना, आपको याद है ये जो था दैट वाज योर एंटीरियर ट्रायंगल एंड दैट वाज योर पोस्टीरियर ट्रायंगल, ऐसे ही था। अच्छा, अब आप लोगों ने याद रखना है कि द पोजीशन ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सिस इज इन पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। तो पहली चीज हमने क्या समझ ली कि सर्वाइकल प्लेक्सिस की पोजीशन है, पोजीशन है कहाँ पर होगी? इट्स इन द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। पहले तो ये बात होगी। नंबर 1 सर्वाइकल प्लेक्सिस लोकेटेड, it is located in the posterior triangle of neck। अच्छा, अभी चूंकि आपने नेक जो है पूरे से बड़ी नहीं है तो यहाँ पर हम एक चीज और समझ लें। अब इधर देखो, लेट सपोज ये नेक में तुम्हारी, अब मैं हम थोड़ी नेक की बात करें। लेट सपोज ये तुम्हारी नेक में ये तुम्हारे सर्वाइकल वर्टिब्रेज हैं। अभी मैं ऐसे इसको रफ एक में ही बना रहा हूँ। लेट सपोज दीज आर आवर सर्वाइकल वर्टिब्रेज, ओके? ये ऐसे हम सोच रहे हैं कि सर्वाइकल वर्टिब्रेज 7 होती है, मैं यहाँ 4-5 बना लेता हूँ। तो वी हैव एन आइडिया कि ये हमारा सर्वाइकल प्लेक्सिस है। तो दिस इज योर C1, दिस इज योर C2, C3, C4, C5 और वगैरह। मैंने C5 तक क्यों बनाया? क्योंकि जो सर्वाइकल प्लेक्सिस होगा वो C4 C5 तक ही होता है। अब ये वर्टिबल कॉलम है ना, अब आप लोगों ने ध्यान में रखना है देयर आर सम मसल्स जो कि वर्टिबल कॉलम के साथ होते हैं ना। कुछ मसल ऐसे होंगे जो वर्टिबल कॉलम के साथ लगे होंगे, कुछ मसल ऐसे होंगे जो which are located along with the line of the vertebral column, इस तरीके से। तो ये जो मसल होते हैं these are called vertebral muscles। इनको हम क्या बोलते हैं? they are called vertebral muscles। क्यों vertebral muscles क्यों बोल रहे हैं इनको? क्योंकि ये vertebral column के साथ हैं। and there are certain muscles which are located ahead of the vertebral column, है ना? यानी अगर मैं देखूंगा, लेट सपोज ये आपकी बॉडी का इंटीरियर पार्ट है और ये आपकी बॉडी का पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है? तो देयर आर सर्टेन मसल्स जो कि आपकी वर्टिबल कॉलम के आगे की तरफ लोकेट करते हैं। देयर आर मेनी, वो जब हम उसको देखेंगे तो हम उसकी बात कर लेंगे, है ना? अब ये मसल वर्टिबल कॉलम से पहले है या उसके बाद है? उसके पहले। तो मसल विच आर लोकेटेड क्या कहना चाहिए, इन फ्रंट ऑफ द वर्टिबल कॉलम, दे आर कॉल्ड प्री वर्टिब्रल मसल्स। क्या बोलते हैं उनको? प्री वर्टिब्रल मसल्स। उनको क्या बोलेंगे अपन? प्री वर्टिब्रल मसल्स। तो अब आपने क्या ध्यान में रखना है कि सर्वाइकल प्लेक्सिस इज सैंडविच्ड बिटवीन वर्टिब्रल और प्री वर्टिब्रल मसल। तो जब मैं इनके नर्व रूट देखूंगा तो इसके नर्व रूट मुझे यहाँ पर ऐसे नजर आ रहे होंगे। C1 नर्व रूट इधर होगा, C2 इधर होगा, C3 इधर होगा, C4 इधर होगा, C5 इधर होगा, लाइक दिस, है ना? तो ये आपका नर्व, ये C1 इधर हो गई, ये आपकी C2 इधर हो गई, C3 इधर हो गई, C4 इधर हो गई, C5 इधर हो गई, और इन्होंने ही मिलके नर्व प्लेक्सिस बना दी। तो दूसरी बात हमने क्या समझी कि जो सर्वाइकल प्लेक्सिस है, सर्वाइकल प्लेक्सिस इज सैंडविच्ड बिटवीन, it's sandwiched between prevertebral
and vertebral muscles. ठीक हो गया? Now that's the position of this cervical plexus. cervical plexus की पोजीशन का मतलब हल हो गया. कोई सवाल है तो बताएं मुझे. शाबाश, कोई भी सवाल है ना? एंटीरियर रूट और पोस्टीरियर रूट बड़ा कौन सा होता था, एंटीरियर या पोस्टीरियर? एंटीरियर रूट बड़ी होती थी, पोस्टीरियर बड़ी होती थी? एंटीरियर रूट बड़ी होती थी. पोस्टीरियर जो रेमस होता था वो छोटा होता था. और रूट में कह रहा हूँ रेमस है ना, एंटीरियर रेमस बड़ा होता था, पोस्टीरियर रेमस छोटा होता था. याद रखना है जब भी अपन नर्व प्लेक्सिस को देखेंगे ना तो दे ऑलवेज फॉर्म्ड फ्रॉम दी एंटीरियर रेमाए ऑफ स्पाइनल नर्व. कोई भी आपको देखोगे ना नर्व प्लेक्सिस, वो ब्रेकियल प्लेक्सिस हो, सर्वाइकल प्लेक्सिस हो, लंबर प्लेक्सिस हो, सैक्रल प्लेक्सिस हो, लंबोसैक्रल प्लेक्सिस हो, जो भी हो, दे ऑल फॉर्म्ड बाय द एंटीरियर रेमाए ऑफ द स्पाइनल नर्व हमेशा. तो अब तक हम लोगों ने कितनी बातें कर ली? पहली बात, सर्वाइकल प्लेक्सिस क्या है? इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व्स लोकेटेड इनसाइड द नेक. नंबर 2, नेक में कहां पर? इन द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक. नंबर 3, पोस्टीरियर ट्रायंगल में कहां? सैंडविच बिटवीन वर्टिब्रल एंड प्रीवर्टिब्रल मसल्स. और इसको कौन बनाएगा? एंटीरियर रेमाए ऑफ द स्पाइन. अब अपन वो देख लेते हैं एंटीरियर रेमाए कौन कौन से, राइट? जिसको आप क्या कहते हो? एटलस, है ना? ओके. उसके बाद आपकी C2, जिसके ये ओडेंटोइड प्रोसेस ऐसे ही गया होगा ना, पर मैं इसको बना नहीं रहा हूँ. अब आपको पता है कि C2 यहाँ पर ऐसे होगा. तो दिस इज योर C2. देन वी हैव C3. ये अभी हम सर्वाइकल वर्टिब्रल बना रहे हैं. देन वी हैव C4. और उसके बाद वी हैव C5. ठीक हो गई? अब देखिए नर्व निकाल, इसकी हमने निकालनी है. तो C1 कहां पर होगी? C1 इस जगह पर होगी. C2 वर्टिब्रल 1 और 2 के बीच में होगी, है ना? देन वी हैव C3 एंड देन वी हैव C4. अब यहां पर हम लोग ब्रेक लगाएंगे और हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि जो सर्वाइकल प्लेक्सिस है इज फॉर्म्ड बाय द एंटीरियर रेमाए ऑफ फर्स्ट 4 सर्वाइकल नर्व्स. ये बात याद कर लें, ठीक है? सर्वाइकल प्लेक्सिस फॉर्म्ड बाय द एंटीरियर रेमाए ऑफ C1 to C4. 4 होंगे, 5 नहीं होते. अच्छा, 5 में हम ऐड करेंगे तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं इधर एक लाइन लगा देता हूँ. तो आप लोग याद रखो कि ये जो C5 है हमने इसको ऐड किया है टू एडजस्ट मोटर नर्व. यहाँ से मोटर नर्व निकलेगी, उसको हम एडजस्ट करना है, तो हमने इसको यहाँ पर जो है ऐड कर दिया. ठीक हो गया? कोई सवाल? प्लेक्सिस कहाँ से बनता है? C1, C2, C3 और C4. C5 को हमने बरकत के तौर पर ऐड किया भाई. क्यों? क्योंकि हमने इसमें से एक नर्व निकाल ली. अब दूसरा काम हम क्या करेंगे? दूसरा काम क्या करेंगे? बिल्कुल इजी. आपने कुछ लूप्स बनाने एंड दीज लूप्स विल कनेक्ट ऑल दी सर्वाइकल नर्व. ये जितने भी नर्व रूट्स हैं सर्वाइकल प्लेक्सिस के, आप इनको इन लूप्स के जरिए कनेक्ट कर दीजिए. इस तरीके कर दिया कनेक्ट. अब ये जो लूप्स हैं जो इनको कनेक्ट कर रहे हैं ना, दे आर कॉल्ड कनेक्टिंग लूप्स. इनको क्या बोलते हैं? कहाँ लिखूं? चलो यही भी इस जगह पे लिखूं कि ऑल nerve rami are connected together through connecting loops. ठीक है. अच्छा, हो क्या रहा है, क्योंकि हम लूप का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो इट वुड बी बेटर कि अगर मैं इस पूरे को लूप्स की तरह बना दूं तो आपको याद रहेगा आसानी से. ये आपका एक लूप हो गया, ये आपका दूसरा लूप हो गया, ये आपका तीसरा लूप हो गया और ये आपका चौथा लूप हो गया. सही है.
अब किसी भी प्लेक्सिस के अंदर से कितनी तरह के नर्व निकलते हैं? 2 तरह के, क्योंकि स्पाइनल नर्व की बात हो रही है ना। तो इट विल गिव ओरिजिन टू किसको? सेंसरी नर्व डी, हाँ चलो, सेंसरी या क्यूटेनियस नर्व को, और दूसरी कौन सी होंगी? देयर विल बी मस्कुलर नर्व्स। तो दूसरी हमारे मस्कुलर नर्व होंगी, सही। पहले कौन सी करनी है, सेंसरी या मस्कुलर? अब ये भी रूल हम याद कर लो कि जो क्यूटेनियस नर्व होंगी ना, जो सेंसरी नर्व होंगी, वो C2, C3 और C4 के बीच में से निकलेंगी। C1 को इन्वॉल्व नहीं करेंगी। किसको इन्वॉल्व नहीं करेंगी? C1 को इन्वॉल्व नहीं करेंगी। तो जो सेंसरी नर्व होंगी वो कहाँ से होंगी? C2, C3 और C4 से। और यहीं से आप इसकी रूट वैल्यू खुद बनाना, ठीक है? इसका रूट वैल्यू आप लोग खुद बना लेना, बिल्कुल आसान है। नंबर 1, आप क्या करो कि ये जो लूप है बिटवीन C2 और C3, यहाँ से एक सेंसरी नर्व निकालो, और ऐसा करते हैं हम लोग, सेंसरी नर्व को चलो ग्रीन लाइन से शो कर देते हैं, ठीक है? तो अब ये आपकी सेंसरी नर्व है, ये भी। अब ये सेंसरी नर्व, ठीक है, ये सर्वाइकल प्लेक्सस पूरा कहां पर है? नेक के अंदर। तो इस सेंसरी नर्व कहां होना चाहिए? नेक में होना चाहिए। तो दिस इज योर एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ नेक। ये कौन सी नर्व है? इट्स योर एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ नेक। इसका रूट वैल्यू बनाओ। क्या होगी रूट वैल्यू की? इट विल बी C2 एंड C3। कितना आसान, ठीक है? ओके, उसके बाद यही जो हमारा लूप है, कौन सा लूप? बिटवीन C2 एंड C3, यहां से मैंने 2 सेंसरी नर्व और निकालनी, मगर वो दोनों पीछे की तरफ होंगे। हाँ, ये जो हम नर्व निकाल रहे हैं ये एंटीरियर एस्पेक्ट में होंगी, और ये वाली पोस्टीरियर एस्पेक्ट। देखो मैं 2 निकाल लेता हूँ। तो एक नर्व मैंने ये निकाल ली, और दूसरी नर्व मैंने ये निकाल ली, ठीक है? नाउ दिस इज योर ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व। कौन सी नर्व है? ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व। खुद बताओ कहां सप्लाई करेगी? एरिया ऑफ फिनोर एडजेसेंट एरिया। एंड ये तो पहली हो गई। सेकंड वन इज लेसर ऑक्सीपिटल नर्व। बताओ कहां सप्लाई करेगी? एट द लोअर पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिट। कहां सप्लाई करेगी? एट द लोअर पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिट। इसकी रूट वैल्यू बनाओ। रूट वैल्यू बनाओ उसकी। C2, C3। इसकी रूट वैल्यू बनाओ। C2, C3। निकालनी चाहिए बिटवीन C3 एंड C4। और ये आप लोगों ने याद रखनी है, मैं आपको बताता हूँ रीजन के। देखें, अब यहां से आप एक नर्व निकालोगे, और इस नर्व को भी आप पीछे से लेके आओगे, और ये नीचे आएगी आपके शोल्डर पे, और शोल्डर पे जाके 3 हिस्सों में इस तरह डिवाइड हो जाएगी। शोल्डर पे जाके इस तरह से 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। अब उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। द नर्व इज, ये जो नर्व है, इट इज सुप्रा क्लेविक्युलर नर्व। क्या नाम है इसका? सुप्रा क्लेविक्युलर नर्व। इसके रूट वैल्यू बनाओ। C3, C4। इसको याद, मेहरबानी करके इसको याद रखना। अब ये कहां सप्लाई करेगी? क्लेविकल के ऊपर वाले हिस्से को, और क्लेविकल के ऊपर क्या है? शोल्डर। तो ये पूरे के पूरे शोल्डर रीजन को सप्लाई कर रही है, पूरे शोल्डर रीजन को। अब ये 3 ब्रांच में क्यों डिवाइड हो रही है? एक इसकी लैटरल ब्रांच है, एक इसकी मीडियल ब्रांच है, और एक इसकी मिडिल ब्रांच या इंटरमीडिएट ब्रांच। तो शोल्डर के लैटरल साइड को, मीडियल साइड को, और मिडिल साइड पूरा सप्लाई हो गया। नाउ दीज आर द सेंसरी नर्व्स ऑफ दिस सर्वाइकल प्लेक्सस। कोई सवाल है तो बताओ। तो ये तो सेंसरी नर्व हो गए ना। अब इसकी मॉडल नर्व देखें जरा। ये देखें, सबसे पहले ये सुप्रा क्लेविकुलर नर्व याद करना क्यों जरूरी है, इसको ध्यान में रखना। अब C5 को हमने क्यों शामिल किया था सर्वाइकल प्लेक्सस में? इसका पार्ट नहीं था, हमने कहा था इसको हमें एक नर्व निकालनी। तो देखो, अब इधर देखो,
C3, C4 एंड C5, ये तीनों मिल जाएंगी एंड दे विल फॉर्म अ मोटर नर्व। बहुत ही शानदार मोटर नर्व है, इज कॉल्ड फ्रेनिक नर्व। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेनिक नर्व। इसका रूट वैल्यू बनाओ, C3, C4, C5। अब जरा याद करो कि ये C3 और C4 ये और किसमें थे? सुप्रा क्लेविकुलर नर्व, ऐसे ही था ना। अब आप लोगों ने बात ध्यान में रखनी है कि फ्रेनिक नर्व कहाँ सप्लाई करती है? दो जगह पर सप्लाई करती है। एक इसकी मोटर रूट्स हैं, इसके जो मोटर फाइबर है, क्योंकि आपको पता है ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व आमतौर पर, तो इसके जो मोटर पार्ट है सप्लाईज डायफ्राम। ये किसको सप्लाई करता है? डायफ्राम को। नंबर 2, इसका जो सेंसरी पार्ट है, इसका जो सेंसरी पार्ट है, इट सप्लाईज पेरिकार्डियम ऑफ द हार्ट। किसको सप्लाई कर रहा है? पेरिकार्डियम को। अब मुझे बताओ व्हाट लाइज इमीडिएटली बिलो द डायफ्राम? राइट साइड पे, राइट साइड पे लिवर। तो कभी भी अगर हेपेटाइटिस होगी किसी को, लिवर इन्फ्लेम होगा? होगा नहीं होगा? और जब लिवर इन्फ्लेम होगा, कोई भी चीज इन्फ्लेम होती है तो बड़ी हो जाती है। जब वो चीज बड़ी होगी तो डायफ्राम को ऊपर उठाएगी, जब डायफ्राम को ऊपर उठाएगी तो फ्रेनिक नर्व को इरिटेट करेगी। इरिटेट फ्रेनिक नर्व को करेगी। दर्द शोल्डर में होगा। दर्द शोल्डर में क्यों होगा? क्योंकि इसके कॉमन रूट वैल्यूज हैं C3 से वो। इसलिए जब भी कोई भी इशू फ्रेनिक नर्व के सप्लाइड स्ट्रक्चर में पैदा होता है, पेरिकार्डियम कभी इरिटेट होगी, कंधे में दर्द होगा। लिवर में कभी मसला होगा, कंधे में दर्द होगा। डायफ्राम को कुछ होगा, कंधे में दर्द होगा। सेम साइड, अगर राइट साइड है तो राइट को होगा, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट को। और इसकी वजह क्या है? बिकॉज दे शेयर कॉमन रूट वैल्यू विद दी सुप्राक्लेविकुलर। एग्जाम में पूछते हैं, बहुत याद है। C1 से एक ब्रांच निकालो ऐसे और इसको बाइफर्केट कर दो। इसको क्या कर दो? बाइफर्केट कर दो। यहां से दो नर्व निकलेंगी, एक होगी नर्व टू जीनियोहायोइड और दूसरी नर्व टू स्टर्नोहायोइड। दोनों की रूट वैल्यू बताओ क्या बनेगी? क्या बनेगी? C1। इसी क्या बनेगी? C1 में। ठीक हो गया? नर्व टू थायरोहायोइड, ये सब थायरोहायोइड है। हाँ सही। नीचे वाले गले से सर। अरे यार, ये लो ये थायरोहायोइड और स्टर्नोहायोइड। चल ठीक हो गया? ये हो गया मतलब सही। अच्छा अब देखो, ये तुम्हारा क्या है? C2। ये तुम्हारा क्या है? C3। अब देखो करोगे क्या? बिल्कुल आसान है। तुम लोगों ने वो देखी है स्टेथोस्कोप? ये समझो स्टेथोस्कोप का एक बेल है। बेल समझते हो क्या? बेल समझो क्या? एयर पीस। स्टेथोस्कोप में एक तो बेल होती है, एक एयर पीस होता है ना। बेल क्या होती है? वो जो लगाते हैं। और एयर पीस क्या होता है? जो कान में लगाते हैं। तो समझो ये तुम्हारी स्टेथोस्कोप का एक एयर पीस है, ये तुम्हारी स्टेथोस्कोप का दूसरा एयर पीस है, और दोनों एयर पीस से क्या निकल रही है? तुम्हारी स्टेथोस्कोप की ट्यूब क्या निकल रही है? वो जो पाइप होता है, और ये पाइप इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है। ये पाइप इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है। उसके बाद ये इसकी ट्यूबिंग आगे कंटिन्यू हो रही है और ये बेल की तरफ जा रही है, और ये जाके C1 से मिल रही है। किससे मिल रही है? C1 से। तो बताओ मैंने यहाँ पर किस किस को आपस में मिलाया? मैंने C1 को C2 से और C3 से मिलाया। तो मैं आसानी से याद कराने के लिए मैंने इसका स्टेप बना दिया। इसका नाम याद कर लो। ये जो पूरा लूप बन गया है, ये पूरा लूप, ये जो पूरा लूप बन गया C1, C2 और C3 का, दिस इज योर आंसा सर्वाइकलिस। ये क्या है? आंसा
सर्वाइकैलिस, बहुत सवाल आते हैं इसके ऊपर एग्जाम में, मेहरबानी करके इसको याद रखिएगा। ये जो वर्ड है ना आंसा, आंसा वर्ड का मतलब ही बेसिकली लूप होता है। तो आंसा सर्वाइकैलिस यानी वो लूप जो नेक के अंदर मौजूद है, सही है। अब ये जो आंसा सर्वाइकैलिस है ना, इसने 3 मसल को सप्लाई करना है। कितने मसल को? 3 मसल को। मगर 3 मसल को सप्लाई करने के लिए इसकी ब्रांचें निकलेंगी 4, 1 2 3 और ये 4। सबसे पहले नर्व टू स्टर्नो थायरॉइड, रूट वैल्यू बनाओ उसकी C1, C2 और C3। उसके बाद नर्व टू सुपीरियर बैली ऑफ ओमोहायोइड। आपको याद है ना ओमोहायोइड की 2 बैलीज होती है, सुपीरियर और इंफीरियर। उसके बाद ये मसल है सारे बेटा, ये मस्कुलर नर्व है ना, ओके ऑलराइट। उसके बाद नर्व टू स्टर्नो, नहीं स्टर्नो हाइड तो ऊपर हो गया सर, है या फिर वो स्टर्नो थायराइड होगा, एक दोनों है। चलो ठीक है। और आखिर में नर्व टू इंफीरियर बैली ऑफ ओमोहायोइड। ये जब आप ओमोहायोइड मसल देखेंगे तो एक ओमोहायोइड मसल की 2 वैलीज होती है, सुपीरियर इंफीरियर वैली ना, दोनों आंसा सर्वाइकल से सप्लाई होती हैं और दोनों अलग अलग ब्रांचेस से सप्लाई होती है। तो आंसा सर्वाइकल से कितने मसल सप्लाई किए? 3 मसल सप्लाई किए। कितने मसल सप्लाई किए? 3 मसल। कौन कौन से? ये स्टर्नो थायराइड होगा ना, गड़बड़ इधर है यार सर, दोनों हैं सर। अरे रुको तो सही यार। और ये स्टर्नो हायोइड होगा, स्टर्नो हायोइड, थायरोहायोइड और एक मिनट मैंने इसके अभी ठीक हो गया। अगर मैंने सही लिखा था तुम लोगों ने गलत करवा दिया मुझे। जीनियोहायोइड, नर्व टू थायरोहायोइड, सही। कि ये C1 है ना, ये C1 ऊपर बिल्कुल जुड़ी हुई है, मिली हुई है किसके साथ? ये बिल्कुल आपस में इसके साथ मिली हुई है इस तरीके से, ये बिल्कुल आपस में इसके साथ मिली हुई है। और ये नर्व जिसके साथ ऊपर मिली हुई है, दिस इज योर हाइपोग्लॉसल नर्व। ये कौन सी नर्व है आपकी? विच इज योर क्रेनियल नर्व नंबर 12, है ना? अच्छा, और फिर ये हाइपोग्लॉसल नर्व आगे जाएगी और आगे जाके ये सप्लाई करेगी मसल्स ऑफ टंग को। तो मैं यहाँ पर सिर्फ लिख देता हूँ मसल्स ऑफ टंग। अभी हमें इतने ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बिल्कुल मिली भी होती है क्योंकि आपको याद है ना C1 कहाँ से अराइज हो रही है? C1 जो वर्टिब्री है उसके ऊपर से, और C1 वर्टिब्री के ऊपर क्या है? स्कल है। तो ये स्कल और वर्टिब्री के बीच में है, इसलिए तो ये बिल्कुल उसके साथ पार्ट एंड पार्सल हुई। पहली चीज जो हो गई। दूसरी चीज इसका जब हम पोस्टीरियर एस्पेक्ट देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक और क्रेनियल नर्व पास हो रही है, यहाँ पे एक और क्रेनियल नर्व पास हो रही है। और आपने ध्यान में रखना है कि वो कम्युनिकेट कर रही है C2 से, C3 से और C1 से, इन तीनों से कम्युनिकेट कर रही है यहाँ पर। और ये क्रेनियल नर्व जो यहाँ से पास हो रही है, दिस इज योर एक्सेसरी नर्व, दिस इज योर एक्सेसरी नर्व, जो कि आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 11 है, जो कि आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 11 है, सही है। आखिरी बात बता दूं बस, असल में यहाँ पहले घिचपिच बहुत ज्यादा हो गई। C2, C3, C4 इन सब से कम्युनिकेट कर रही है, ठीक है। तो हाइपोग्लॉसल नर्व किससे कम्युनिकेट कर रही है? C1 से।
एसिडरी नर्व C2, C3 और C4, इसीलिए हमने इनके लूप के साथ को मिला दिए। यहाँ पर कभी कभी थोड़ी सी ब्रांचेज और भी होती हैं और वो इस जगह पर होती हैं जहाँ पर जिस जगह पर हमारा C2 और C3 का जंक्शन है ना यहाँ पर, और ये जो ब्रांच भी होती है इस जगह पर कुछ कम्युनिकेटिंग ब्रांचेज होती हैं, और ये जो कम्युनिकेटिंग ब्रांचेज होती हैं ये होती हैं वेगस से। और वेगस कौन सा क्रेनियल नर्व है? क्रेनियल नर्व नंबर 10। तो अब आपको पता लगा कि आपके सर्वाइकल प्लेक्स में 3 क्रेनियल नर्व्स का इनपुट भी आ रहा है। तो कौन कौन सी का? 10 का, 11 का और 12 का, वेगस, एसेसरी और हाइपोथैलेमस। ठीक है। अच्छा, एसेसरी किसको सप्लाई करती है आपको पता है ना? ट्रेपेजियस को और स्टेनोक्लेडोमास्टोइड को। अब चूंकि ये पोस्टीरियर ट्रायंगल में है पूरा स्ट्रक्चर, और पोस्टीरियर ट्रायंगल की बाउंड्रीज में ट्रेपेजियस भी आता है और स्टेनोक्लेडोमास्टोइड भी, तो ऑब्वियसली ये उन दोनों को सप्लाई कर रहा हूँ, ऑब्वियसली ये उन दोनों को सप्लाई कर रहा हूँ। ठीक हो गया, ये सर्वाइकल प्लेक्स हो गया पूरा। अब कोई सवाल करो।